नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो कंज्यूमर इज किंग में और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चुनौती और चिंताएं दोनों बढ़ा दी हैं। दिल्ली और मुंबई के मामले लगभग दुगने हो चुके हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के कारण कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। ओमिक्रॉन की बढ़ती चिंता के बीच आप कैसे रहें सतर्क और तैयार, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में कोरोना संक्रमण को और ज्यादा रफ्तार दे दी है। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ने लगे हैं। इन दो महानगरों में एक ही दिन में केस दोगुने हो गए हैं। देश की राजधानी मुंबई में एक दिन में 2510 नए मामले आने से लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी स्थिति गंभीर होती नजर आने लगी है। यहाँ एक दिन में 923 मामले आने से कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई जा रही है। इन सब के बीच पंजाब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। वहीं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 263 केस दिल्ली से सामने आए हैं। इसके साथ ही 252 केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। गुजरात में 97, राजस्थान में 69, केरल में 65 और तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामले 62 तक पहुँच गए हैं। अगर देश में एक दिन में आए कोविड केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 13,154 नए मामले सामने आए हैं। उधर कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कोविड प्रोटोकॉल के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ईटी नाउ स्वदेश। इस बारे में हमसे विस्तार से चर्चा करने के लिए डॉक्टर एन.के. गांगुली, फॉर्मर डीजी आईसीएमआर, और डॉक्टर मनीष मेनन, एचओडी, पारस हेल्थ हॉस्पिटल जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर गांगुली मेरा आपसे यही है, जो हम भी बात कर रहे थे कि तीसरी लहर की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या आपको लगता है अब तीसरी लहर आ चुकी है कम से कम मुंबई और दिल्ली से शहरों में? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से डॉक्टर गांगुली हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। मनीष सर, यही सवाल आपसे है। हम बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन क्या हम ये मान के चलें कि तीसरी लहर अब आ चुकी है? देखिए, हमारे पास दो तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो साउथ अफ्रीका से आ रही हैं, एक यूरोप से भी आ रही हैं, यूके से, स्पेन से और यूएस से भी आ रही हैं। वहां के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका की जो खबर आई है कि ओमिक्रॉन के केसेस वहां शुरू हुए थे, काफी तेजी से बढ़े, लेकिन फिर अब वो कम भी होने शुरू हो गए। तो उसका अगर हम उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा हो सकता है कि हमारे केसेस अभी बढ़े, अभी तो बढ़ना शुरू है, बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन जितनी तेजी से बढ़े शायद उतनी तेजी से कम हो जाए अगर हम साउथ अफ्रीका का ट्रेंड फॉलो करें तो। जबकि यूके, स्पेन, यहाँ पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, यूरोप में, यूएस में भी बढ़ रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं हुआ है, लेकिन यूके जो रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मैं अभी नहीं कह सकता कि अभी आगे, मुझे लगता है अभी तो ये केसेस और शायद अगले महीने बढ़ेंगे, बढ़ के फिर वो कम होंगे। एक राहत की बात सिर्फ यह हो सकती है कि जितना अभी तक हमें पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट माइल्ड इलनेस करता है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी हम कह नहीं सकते। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत के लोगों पर इसका क्या असर और कैसे असर होता है। गांगुली सर, डॉक्टर एन.के. गांगुली मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, यही सवाल मैं जो मनीष सर ने कहा वो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एक अजम्पशन इस समय हमें है कि माइल्ड सिम्टम्स होते हैं इसके, लेकिन यूके में जैसे मनीष सर ने कहा कि अलग तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि हम थोड़े से लाइटली ले रहे हैं केवल इस रिसर्च की वजह से इस समय? नहीं, इसको काफी गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर हम, ये पैंडेमिक है और हमें विश्व में जहां हो रहे हैं, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने डिस्कस किया, यूनाइटेड स्टेट्स में 2.5-3 लाख पर डे हो रहा है। फ्रांस में करीब 2 लाख पिछले दिन करीब छूने लगा है, और इंडिया में भी डबलिंग का अब तेजी से हो रही है। इसमें साउथ अफ्रीका थोड़ा सा दूसरा टाइप का वो है। साउथ अफ्रीका में इस वक्त गर्मी है, गर्मी का मौसम है। हमारे यहाँ ठंड है, यूनाइटेड स्टेट्स में ठंड है, यूरोप में ठंड है। तो ठंड में इसका रूप दूसरा होता है, और इसकी एक जो नई रूप आ रही है कि ये बच्चों को काफी इन्फेक्ट कर रहा है।
बच्चे काफी इन्फेक्ट हो रहे हैं। और आईसीयू बच्चों में अगर यूनाइटेड स्टेट्स में अगर इस वक्त नॉर्मली 20 आते थे, अब करीब करीब 45 वहां पर एडमिट हो रहे हैं। इसमें ये जरूर है कि एडमिशन की रेट डेल्टा से कम है, लेकिन फिर भी काफी है। और कुछ लोगों में जो कि वल्नरेबल है उसमें सीरियस इलनेसेस भी हो रही है। और इसमें प्रॉब्लम ये हो रही कि इन्फेक्शन हो रही है, चाहे आप 2 वैक्सीनेशन ले जाएं, चाहे आप बूस्टर भी लें, तब भी कई लोगों में इन्फेक्शन हो रही। जिन्होंने वैक्सीन लिया इन्फेक्शन स्प्रेड उनमें कम है, लेकिन इन्फेक्शन है। तो इसमें वैक्सीन के साथ जो दूसरी एहतियात है, जितने कोविड के नॉर्म्स हैं, जो मास्क है, ये मास्क भी ये अब लोगों ने डिसाइड किया है ज्यादातर कंट्रीज ने कि N95 या उसी टाइप के मास्क ठीक रहेंगे। कपड़े के मास्क मे नॉट वर्क। और डिस्टेंसेस, जो पार्टीज, जो भी चीजें, भीड़, जो भी चीजें इनको बढ़ाती हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ इलेक्शन भी आ रहा है, अभी एक तो त्योहार का टाइम है, उसके फेस्टिवल्स का टाइम है, उसके बाद इलेक्शन आ रही है। तो सिंस इलेक्शन मई में आ रही है, इसका पीक जो है जनवरी एंड में आका जा रहा है, और फरवरी एंड तक शायद ये ड्रॉप कर जाए, जैसे साउथ अफ्रीका में हो रहा है। यूके में भी अब ड्रॉपिंग ट्रेंड जा रहा है। तो इसका इसमें एक वो है कि ये इतना स्प्रेड कर रहा है, फास्ट स्प्रेड कर रहा है, बट ये जैसे कॉमन कोल्ड जैसा इसका बिहेवियर है। तो इसमें हो सकता है साइड भी है कि इसमें जल्दी से ये पीटर आउट कर जाए। तो हमको कम से कम 1-2 महीने, जो नेक्स्ट 1-2 महीने अगर हम थर्ड वेव रोकना चाहते हैं, तो ये जो 1-2 महीने हैं हमें कंप्लीट कोविड प्रोटोकॉल्स करना पड़ेगा। हमें बच्चों को भी इम्यूनाइज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 5 साल से ऊपर वाले बच्चे इम्यूनाइज नहीं हो पा रहे हैं, अभी 15 से 18 तक हो रहे हैं। हमारे यहाँ 12 से 18 तक की डाटा है, बट लॉजिस्टिक्स के लिए डिफरेंट पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं। अगर हमारे यहाँ एक डिसएडवांटेज रहेगा कि हम 5 से ऊपर वाले बच्चों को इम्यूनाइज नहीं कर पा रहे हैं। और बूस्टर डोज जितने भी वल्नरेबल हैं और जितने भी एक्सपोज्ड हैं हेल्थ केयर वर्कर्स और उनको जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा। आजकल एक नेजल शील्ड भी आई हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया में, यूके वगैरह में मार्केट में है। इंडिया में DCGI के पास एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं। वो नेजल शील्ड भी काम करेगी, क्योंकि नेजल शील्ड वायरस को रेप्लिकेट करने ज्यादा नहीं देती है। सो हम अपना मंतव्य को एंड करेंगे। हमारे हाथ में है, कम्युनिटीज के हाथ में है। कम्युनिटीज अगर कोऑपरेट करेगी, सरकार अगर पॉलिसी सरकार की इस वक्त तो ठीक ही लग रही है, इलेक्शन के लिए एक डिसीजन लेना है, तो अगर वो करेंगे तो और कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, तब ये काम में आएगा। और हमारे हिसाब से मास्क जो है उसका वितरण फ्री होना चाहिए और डायग्नोस्टिक्स बढ़ाना चाहिए। सारे देश जो है डायग्नोस्टिक्स, आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट आया है जो अपने आप किया जा सकता है। काफी अच्छी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है। हमें जब भी कोई किसी ऐसे जगह भाग लेना चाहे जहां पर कि रिस्की हो सकता है, रैपिड एंटीजन उसको कर लेना चाहिए, और नेगेटिव हो तभी भाग लेना चाहिए। मनीष सर, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि आप HOD पीडियाट्रिक्स भी हैं। ये जो बात गांगुली सर ने कही कि एक तो जो वेरिएंट है उसका असर अलग दिख रहा है बच्चों के ऊपर, और अभी जो बच्चे हैं 18 साल से पहले के, अभी तो वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है इसमें। स्कूल कॉलेजेस भी अभी तक कई जगहों पे फैसले नहीं आए हैं। आपका किस तरीके का अभी तक एक्सपीरियंस रहा है? क्या ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, अभी तक तो पता भी नहीं चल पा रहा कई जगहों पे कि ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, पर क्या उसका असर बच्चों पर अलग तरीके से दिख रहा है? देखिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं जिन्हें नॉर्मल खांसी जुकाम हल्का फुल्का बुखार है, जिनका हमने टेस्ट कराया और कोविड पॉजिटिव आया है। तो अभी तक ऐसा कोई सीरियस इलनेस वाला बच्चा हमारे पास हमने नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस में। लेकिन जैसे सर ने कहा कि खबरें आ रही हैं US से कि वहां ऐसा हो रहा है। एक स्टेटमेंट आया था NTAGI से, एक अगर सवाल पूछा जाए कि 15 से 18 साल से ही क्यों वैक्सीनेशन शुरू किया, उससे नीचे क्यों नहीं शुरू किया गया, तो डेटा ये कहता है कि बच्चों में 75% मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जो है 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों में देखी गई है।
शायद ये कारण होगा कि जो सरकार ने डिसीजन लिया कि पहले 15 से 18 साल पे शुरू किया जाए, वैक्सीन की सेफ्टी एफिकेसी के और नंबर्स और आंकड़े हमारे सामने आए, और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब हम छोटे बच्चों में इस वैक्सीन को लगाएंगे। तो वैक्सीनेशन के हिसाब से ये शायद रीजन हो सकता है। बाकी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें पता चलेगा कि कितना आ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीरियस या इस तरह का मामला हम लोगों ने अभी तक तो नहीं देखा है। एक राहत की खबर सुनने को मिल रही है। पर डॉक्टर गांगुली, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि अभी कुछ देर पहले हम सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी बाइट सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि कम से कम 46% जो ओमिक्रॉन जीनोम टेस्टिंग हुई है उसमें ओमिक्रॉन है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टिंग तो अभी जीनोम टेस्टिंग हुई नहीं रही। तो हमें क्या ये पता चल ही नहीं पा रहा है कि कितना डेल्टा वेरियंट है और कितना ओमिक्रॉन वेरियंट है? हम अभी अजम्पशन में ही चल रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत कम है इस मामले में। क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आनी चाहिए कि हम उस तरीके से जो वायरस है उसको निपट सकें, उससे लड़ सकें? अभी एक्चुअली डेल्टा और ओमिक्रॉन इंडिया में इकट्ठे चल रहा है और कई और बाकी देशों में भी इकट्ठे चल रहा है, लेकिन यूएसए में और यूरोप में जो ओमिक्रॉन है वो डोमिनेंट स्ट्रेन हो गया। इंडिया में अभी ये डोमिनेंट स्ट्रेन नहीं है। इंडिया में अभी भी जो सीरियस केसेस आएंगे वो अभी डेल्टा के आएंगे। अभी इंडिया में बढ़ाई गई है, जो इंस्टागॉग है उसने करीब एक हफ्ते पहले तक 80,000 से ऊपर सीक्वेंसिंग की थी, बट फिर वो थोड़ी सी ढीली हो गई है क्योंकि बीच में लोगों का ये वहम हो गया कि ये तो अब चला गया, अब हमको सर्विलेंस माने जो जिस तेजी से हो रही थी उस तेजी से थोड़ी सी घटी है, और डायग्नोस्टिक्स तो बहुत ही घट गए हैं। तो ये जो डायग्नोस्टिक्स अगर नहीं होंगी और ट्रैकिंग नहीं होगी तो सर्विलेंस नहीं होगा। एयरपोर्ट से यात्रियों का सर्विलेंस सही है, उसमें काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन कम्युनिटी सर्विलेंस, जो दूसरे हॉटस्पॉट्स मैपिंग, ये जो सर्विलेंस है इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक्स हमको मिलियंस एंड मिलियंस में जो सेल्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो बाकी कंट्रीज ने किया है हमें भी करना पड़ेगा। उसमें लोगों को सुविधा होगी, वो जान पाएंगे कि किनको किसी काम में जाना है, किनको स्वतः स्फूर्त 5 दिन के लिए अभी सीडीसी ने ये किया, 5 दिन के लिए आप कर लो। डिबेट हो रही है उसमें कि आप एंटीजन टेस्ट करके आओ, काम में जाओ जब नेगेटिव हो, या उन्होंने कहा 5 दिन बाद आप जा सकते हो मास्क पहन के, ये करो। तो इसमें अभी काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग सीडीसी को, बोल रहे हैं कि उसमें ऐड करो कि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव हो तभी जाओ। लेकिन अभी टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट की काफी कमी है वर्ल्ड ओवर। हमारे यहाँ कुछ लोग बना रहे हैं, इसको लोकली बन रही है और मार्केट में भी है। हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट को बढ़ाएं और सर्विलेंस को भी ठीक करें। बट इस वक्त इंडिया में डेल्टा एंड ओमिक्रॉन दोनों हैं, बट ओमिक्रॉन में डबलिंग टाइम अब धीरे धीरे शॉर्टन हो रही है। आप देख रहे हो कि एक एक दिन में नंबर्स डबल हुए जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमको सावधान होना पड़ेगा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लकीली दिल्ली में इसका जायजा बड़ा अच्छा लिया गया है, और अभी मोलिनुपिराविर को भी हमारे ड्रग कंट्रोलर ने अनुमति दे दी है। ये करीब 56% तक वायरस को अर्ली स्टेजेस में वायरस को मार देता है, और फाइजर ने भी लाइसेंस का किया है इंडिया में। तो अगर ये वाला भी हमारे यहाँ डीसीजीआई, यूएसएफडी ने तो क्लियर कर दिया, अगर डीसीजीआई इसे क्लियर कर देती है तो ये करीब 90% वायरस को मार देता है। सो हम 1 महीने के अंदर सिचुएशन काफी अलग सी होगी, और हमको देखना पड़ेगा कि इस बीच जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनको हम वैक्सीनेट करें, जिन्होंने डबल सेकेंड डोज नहीं लिया है उनको हम वैक्सीनेट करें। हमने पता किया कई लोगों से क्यों सेकेंड डोज नहीं लिया। एक तो वो लोग थोड़े से लापरवाह हो गए कि भाई शायद कोविड चला गया और पहला डोज हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, ऐसा कुछ उनका विचार था। और दूसरा ये है कि इसमें जब आप लेने जाते हो तो आपका दिहाड़ी खराब होता है। जो लोग की मजदूर हैं, जो लोग की माइग्रेंट लेबर्स हैं, ये लोग फिर उसमें हिचकिचाते हैं। पहले तो ले रहे थे बिकॉज लोग डरे हुए थे,
अब हम वैक्सीन मैंडेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वॉलंटरी चीज होती है, बट हमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, लोगों का ट्रस्ट बढ़ाना चाहिए, लोगों के करीब वैक्सीनेशन को ले जाना चाहिए, और जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उनको भी वैक्सीनेट कर देना चाहिए। गांगुली सर, आपसे अगला सवाल लूंगा, फिर मनीष सर मैं आपके पास आता हूं। जो हम प्रिकॉशनरी डोज जिसको हम बोल रहे हैं, बूस्टर डोज बोल रहे हैं, उसका आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? और अभी तक जहां जहां बूस्टर डोज लगी हैं, जैसे अगर आप यूएस में देखें तो बूस्टर डोज शुरू हो गई हैं, क्या उसका एक बहुत विजिबल इम्पैक्ट दिखा है ट्रांसमिशन पे और उसकी सीवियरिटी पे? गांगुली सर, ये आपके लिए सवाल था कि जो बूस्टर डोज है उनको लेकर के यूएस में बूस्टर डोज शुरू हुई हैं, कई जगह पे और शुरू हुई हैं, तो उसको लेकर हम जो अभी तक स्टडी आई है, क्या उसमें एक बहुत मेजर इम्पैक्ट दिखा है कि ट्रांसमिशन में फर्क पड़ता हो बूस्टर डोज के बाद, या जो सीवियरिटी है? क्योंकि हम अभी तो बात कर रहे हैं कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हीं को बूस्टर डोज मिले और हेल्थ वर्कर्स को मिले, पर क्या हमारे पास ये डेटा है जो ये बताता है कि बूस्टर डोज से काफी फायदा होगा? इजराइल जो है उसने सबसे ज्यादा बूस्टर डोज दी है, वो तो 74 भी नहीं है, बट अभी जो बूस्टर डोज का जो इंफॉर्मेशन है, और काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है कि अगर बूस्टर डोज न दो तो प्रोटेक्शन की क्षमता 35% रहती है, तो वो ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, इन्फेक्शन और मौत से बचा सकती है, बट बूस्टर डोज से 70 से 75% इम्यून सिस्टम काम करता है। तो उसमें तो शर्तियां आपको जान भी बचा सकती है और आपको प्रोटेक्ट भी करती है। ये आंकड़ा सब जगह से आ रहा है कि जो लोग अभी बीमार हैं 90% से ऊपर वो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं और उनको बूस्टर भी नहीं मिला हुआ है, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और हॉस्पिटल एडमिशन का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट एक चीज जरूर है कि बूस्टर डोज का मिलना ये नहीं है कि आप इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, इन्फेक्टेड हो सकते हैं और एसिम्प्टोमेटिक होकर घूम सकते हैं और आप इसको फैला सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें अभी जो पता चली है, अभी ये इम्पीरियल कॉलेज का डाटा है अभी, कि जो बूस्टर डोज वाले हैं उनको वो लोग कम ट्रांसमिट करते हैं, उनका जो विंडो ऑफ ट्रांसमिशन है और वायरल लोड है वो कम होता है। तो ये डाटा अभी 1-2 दिन के बीच में आई है और इससे एक वो लगता है, थोड़ा सा आश्वस्त होते हैं लोग कि इसको बूस्टर डोज थोड़ा सा फैलाने में भी कम वो करता है। लेकिन कुछ लोग सुपर स्प्रेडर होते हैं, तो इसलिए बूस्टर डोज लेने का मतलब ये नहीं कि आप स्प्रेड नहीं करोगे। तब भी अगर आप बूस्टर डोज लिए भी होंगे, अगर आप पार्टी में जाओगे या बार में जाओगे या मेले में जाओगे, कहीं पर जहाँ भीड़ भाड़ की जगह जाओगे, जहाँ आप अवॉइड नहीं कर सकते, रिश्तेदारों से मिलने जाओगे, आप बेटर है कि आप एक एंटीजन टेस्ट करके फिर जाओ, अगर नेगेटिव हो तभी जाओ। मनीष सर, आपसे ये सवाल था क्योंकि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं इस समय, चाहे वो ओमिक्रॉन के हो या बाकी अभी जो केसेस और भी आ रहे हैं, चाहे वो डेल्टा के भी हों, वो भी काफी सिम्टम्स माइल्ड हैं। और तो जो ट्रीटमेंट है, कई लोग दूसरी बार कोविड से पीड़ित हो रहे हैं, तो जो पुरानी ट्रीटमेंट है कई लोग उसी को वापस दोहरा ले रहे हैं। पर आपको क्या लगता है कि एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी डेल्टा और ओमिक्रॉन की, और जो करंट सिम्टम्स है उसकी और पहले वाले सिम्टम्स की? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, मैं खुश हूं आपने ये सवाल पूछा। मैं सबसे पहले तो बच्चों के मामले में आपको यह बात बता दूं, अभी कुछ पेरेंट्स का किसी कोविड पॉजिटिव आया, हल्का बुखार, खांसी, जुकाम है, मैं क्लियरली ये बता दूं कि किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। हमें बच्चे को ट्रीटमेंट करना है, हमें पेशेंट का ट्रीट करना है, रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है। सिर्फ पैरासिटामोल बुखार के लिए, गर्म पानी के होम रेमेडीज अगर हम फॉलो करें, सिंपल पैरासिटामोल, कोई भी दवाई जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस भी रिलीज की है उसमें भी बहुत क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है, मिनिमम मेडिसिन आर रिक्वायर्ड। कोई आके अगर पूछता कि इसमें हम कोई दवाई, कोई आइवरमेक्टिन, कोई ये दवाई, कोई डॉक्सीसाइक्लिन, कोई इतनी सारी लोगों ने लिस्ट बना के सर्कुलेट, पता नहीं सोशल मीडिया में कितना कितना कर रखा था, और इतना मिसयूज हुआ है इन दवाइयों का कि आप सोच नहीं सकते। उन दवाइयों की वजह से साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हुए हैं लोगों में। अपने डॉक्टर से सलाह करें, और अगर किसी दवाई की जरूरत है तो ही लें। एसिम्प्टोमेटिक को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, जीरो।
माइल्डली सिम्टोमेटिक अगर है उसको भी किसी दवाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर बुखार बदन दर्द है तो पैरासिटामोल, इससे ज्यादा कोई जिंक ले ले, कोई विटामिन सी ले ले, कोई एंटीबायोटिक मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरत नहीं है। और भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू की है उसमें भी यही लिखा है कि जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिम्टम्स के हिसाब से अगर किसी में सीवियर सिम्टम्स है वो डॉक्टर के पास जाए, वो फिर डिसाइड करे क्या करना है या क्या नहीं करना है। गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और उसमें इजाफा करने की जरूरत है। जी ये जरूर है कि मोलनुपिराविर जो अभी आ गई है वो दवाई वायरल लोड को कम करती है, वो एडल्ट्स में ही अभी तक रिकमेंडेड है, पीडियाट्रिक्स में रिकमेंडेड नहीं है। अगर वो उसको क्लियरेंस मिलता है वो एडल्ट्स में यूज करते हैं, शायद उससे फायदा हो। उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और इस तरह के कई ट्रीटमेंट जो अभी हैं ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, एडल्ट्स में यूज हो रहे हैं, तो उससे भी फायदा हो रहा है लोगों को। लेकिन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइल्ड इलनेस, एसिम्प्टोमेटिक इलनेस जो घर पे इलाज कर रहे हैं, अपने आप कोई दवा ना ले और कम से कम दवाइयों की जरूरत है। मैं समझता हूं ये ज्यादातर लोगों में सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। बहुत ज़रूरी बात कही आपने मनीष सर की, और जो भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात है कि आपको अगर पहले कोरोना हुआ था तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पर्चे को उठा लें। आपके किसी बुआ फूफा दोस्त को हुआ था तो आपने उससे व्हाट्सएप पे चिट्ठी मंगा ली, ये मत कीजिए। एक और सवाल मनीष सर आपसे मुझे ये पूछना था कि, और ये 2-3 बार किस्सों में हो रहा है कि जो डिटेक्शन है वो थोड़ा लेट आ रहा है। तो आप पहले जाते हैं, आपको मालूम पड़ता है आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं, आप जाते हैं वहाँ पे टेस्ट करा लेते हैं और आप अगले दिन नेगेटिव आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप घूमने लग जाते हैं और आपको 3-4 दिन बाद फिर से सिम्टम आता है, आपको मालूम पड़ता है पॉजिटिव है, लेकिन तब तक आप काफ़ी डैमेज कर चुके हैं। एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर मैं किसी के कॉन्टैक्ट में आता हूँ, मान लीजिए जो कि मेरा दोस्त है या मेरे परिवार में है, कितने दिनों बाद मुझे टेस्टिंग करानी चाहिए और तब तक मुझे आइसोलेट रहना चाहिए? क्या यहाँ पे एसओपी होनी चाहिए? देखिए, अगर तो कोई सिम्टम है नहीं, इस मतलब आप कांटेक्ट में है, कोई सिम्टम नहीं है, मैं समझता हूँ 4-5 दिन वेट करके टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगले दिन ही कराओगे तो शायद नहीं आएगा। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप करा सकते हो, क्योंकि हमने कई पेशेंट्स में देखा है कि कांटेक्ट में आया, उन्होंने टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, फिर 2 दिन बाद लगा थोड़ा गले में हल्की हल्की कोई खराश सी हो रही है, फिर टेस्ट कराया वो पॉजिटिव आया। तो 4-5 दिन रुक के अगर कराएं, लेकिन तब तक अपने आप को ये सोच के चलें कि शायद हो सकता है मेरा पॉजिटिव हो, अपने आप को आइसोलेट करके रखें। जानबूझ के पार्टियों में जाना या बाहर जाना या मॉल में जाना, ये थोड़ा अवॉइड करें। जब आपको पता है कि किसी का पॉजिटिव था और मैं उसके संपर्क में आया हूं, तो ये सोच के चलना चाहिए। 5-6 दिन बाद एक बार टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, उसके बाद भी देखा कोई सिम्टम नहीं आया, तो उसके बाद फिर सोच सकते हैं। डॉक्टर गांगुली, ये सवाल आपसे था कि कई लोग अभी बात कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत जल्दी ही जो सरकार थी वो हरकत में आई, मॉल्स बंद हो गए, उसके बाद आप देखें जो सिनेमा हॉल्स थे वो बंद हुए हैं, ऑड इवन का सिस्टम अब चालू हो चुका है। कई लोगों ने कहा कि बहुत जल्दी यहाँ पे एक्शन ले लिया गया, पर क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? अगर अभी हम यहाँ पर एक्शन ले लें तो शायद तक ये जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीक होने से बच सकते हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा और देख के, क्योंकि सिम्टम्स जो माइल्ड हैं इस समय, तो थोड़ा और देखा जा सकता है बिफोर वी टेक ड्रास्टिक एक्शन? देखिए, मेन चीज जो होती है अभी जो है, लॉकडाउन इज द लास्ट ऑप्शन। हमें इकोनॉमी को खुला रखना है, बट सावधानियां बरतनी है। जैसे शादी वगैरह में कई लोगों ने स्पॉन्टेनियसली, मुझे कल एक शादी में जाना था, परसों एक शादी में जाना था, आज उसमें खबर आया कि उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, सिर्फ परिवार वालों के लिए रखा है। बट वर्क प्लेसेस, इकोनॉमी जो है वो खुली रखनी है, बिकॉज उससे तो लोग बिना खा के मरेंगे, कोविड से अगर बच भी गए तब भी मरेंगे। तो दुनिया भर में अभी टोटल क्लोजर इज नॉट एन ऑप्शन, उस ऑप्शन को लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी तक तो दिल्ली सरकार ने जो भी लिए हुए हैं आंकड़े, लोग बोल रहे हैं कि, जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई नाइट कर्फ्यू से क्या फायदा होगा। नाइट कर्फ्यू में ही लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बार्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं, और वो अर्ली मॉर्निंग तक होता रहता है, और वहां से कई जगह इन्फेक्शन होते हैं। जैसे आपको 2-3 आंकड़े में दे रहा हूँ, मैं एक सेकंड आपको रुकूंगा क्योंकि हमारे पास आखिरी 2 मिनट बचे हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ एक ही शायद सवाल मैं ले पाऊंगा। डॉक्टर, जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि
आप देखेंगे अगर सब जगह पर देखें, चाहे बंबई में देखें, दिल्ली में देखें, तो ठंड जो है वो हल्की सी बढ़ गई है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत लोगों को फ्लू हो रहा है। तो ये काफी कंफ्यूजन है लोगों में, तो और शुरुआत में लोग रुक भी जाते हैं कि अरे अभी तो फ्लू ही है, अभी तो खांसी ही है। क्या कोई तरीका है इस समय मालूम पड़ पाए कि नहीं ये जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिंपल फ्लू नहीं है, और वेरिएंट है? आपको लगता है कि पहले ही आपको जैसे ही कोई भी हल्का सा भी सिम्टम आता है वहां पे आपको टेस्टिंग करानी चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए? एब्सोल्युटली। सो अभी आप लोगों ने जो डिस्कशंस कर रहे हैं कोविड के बारे में, जो ओमिक्रॉन की स्प्रेड हो रही है, तो उसमें ये जानना जरूरी है कि ये सिम्टम्स बिल्कुल फ्लू जैसे हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा सिम्टम है कि जो एक इंटेंस वीकनेस महसूस हो रही है लोगों को, और इस बार जो स्मेल एंड टेस्ट का जो डिसफंक्शन है वो नहीं आ रहा। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ये नहीं हो सकता ओमिक्रॉन या कोविड नहीं हो सकता। तो जब भी किसी को अगर कोई फीवर आ रहा है या फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो टेस्ट जरूर कराइए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि हाँ ये ओमिक्रॉन नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर ये लोग पेशेंट्स इस तरह के मतलब आ रहे हैं सामने, और हम लोग के हॉस्पिटल्स में हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं, जो पिछले काफी दिनों से नहीं देख रहे थे। अब कम से कम जो टेस्ट कर रहे हैं, जो नहीं भी सिम्टम्स हैं वो भी आ रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी कई बार सामने हमारे आ रहे हैं। तो इसलिए जरा सा भी कोई सिम्टम्स होता है तो डेफिनेटली प्रिकॉशन लें, अपने को आइसोलेट कर ले, और अन्य परिवार वालों के साथ अगर रह रहे हैं तो मास्क तुरंत सब लोग लगा लें घर के अंदर, और टेस्टिंग के लिए जरूर आगे बढ़ के उसकी टेस्टिंग करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सर आपका। अनफॉर्चुनेटली आपसे एक ही सवाल ले पाएंगे, समय खत्म हो रहा है। मनीष सर आपका भी, और डॉक्टर गांगुली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो से जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं सबसे सामने यहाँ पर कि आप टेस्टिंग कराएं, और आप सबसे ज़रूरी बात है कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो अपने मन से ना करें, और हाँ अपना ख्याल रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करते रहें।